सबसे पहले हम लोग चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 पार्ट है। नाउ द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। थोड़ा सा ऑथर के बारे में डिटेल देखेंगे। ऑथर का नाम है अनीस जंग। 1964 was ऑथर जो है जिसका नाम है अनीस जंग। शी इज बोर्न इन रौरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। मतलब उन्होंने अपना बचपन और अपना जो एडोलसेंस एज है वो हैदराबाद में बिताया। एडोलसेंस एज मतलब जनरली टीन एज होती है। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनकी पढ़ाई हैदराबाद में हुई और बाद में आगे की फर्दर पढ़ाई उन्होंने यूएसए में की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। अनीस जंग began her career as a writer in India। मतलब इसके पेरेंट्स भी राइटर ही थे और अनीस जंग ने खुद भी अपना कैरियर राइटर के तौर पे चुना और शुरुआत इंडिया में की। नाउ शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। मतलब बड़े बड़े अखबारों के अंदर वो एडिटर का काम कर चुकी है और कॉलमनिस्ट है। उनका कॉलम उसमें न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है, इंडिया में भी और अब्रोड में भी, बाहर के देशों में भी। and has authored several book और कई किताबों की वो लेखिका है, मतलब ऑथर रह चुकी है। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood। अब जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, excerpt मतलब पार्ट। मैंने जो मीनिंग्स है उनको बोल्ड कर दिया है और उसके मीनिंग साइड पे लिखे भी हुए हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि एक्सकर्प्ट का मतलब होता है पार्ट। मतलब ये जो लेसन है वो उसी की एक किताब का एक छोटा सा हिस्सा है जो उन्होंने आपको एक चैप्टर के पार्ट में दे दिया है। उसकी बुक का नाम भी यही है जो आपका लेसन का नाम है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। इस लेसन में उन्होंने एनालिसिस किया है किस चीज का? ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब विदाउट एंड, मतलब जो खत्म न होने वाली गरीबी है उसको एनालाइज किया है। और ट्रेडिशन, परंपराओं को उन्होंने एनालाइज किया है, which condemn these children to a life of exploitation। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि कंडेम मतलब एक तरह से बच्चों को पनिश किया जा रहा है और उनकी लाइफ कैसी हो गई है? दे आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अच्छा, कंडेम का मतलब होता है पनिश, या हिंदी में हम कहें तो उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि उन्हें कैसी लाइफ जीनी होगी? दे हैव टू लिव द लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पर गरीबी इतनी है और उनकी पुरानी परंपराएं हैं जिस वजह से उन्हें ऐसी लाइफ जीनी पड़ती है। लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको काम पूरा करवाया जाए और सैलरी थोड़ी कम दी जाए, या आपसे ओवर टाइम करवाया जाए और फिर आपको सैलरी कम दी जाए, तो आपका क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइटेशन। आप वो जॉब छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है। फिलहाल जो पैसा मिल रहा है आप काम कर रहे हैं। राइट नाउ क्या हो रहा है? तो ये लॉकडाउन कंडीशन में एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है। जो भी टीचर स्कूल में काम कर रहे हैं उनको 50% सैलरी पे काम किया जा रहा है। मतलब 50% ही उनको पेमेंट मिल रहा है। काम घर से बैठ के वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लेकिन पूरा सैलरी उनको मिलता नहीं है। तो ये क्या है? एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन। ऑथर के बाद जानने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ। Sometime I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I asked साहिब। जो ऑथर है अनीस जंग, राइट, उन्होंने पूछा साहिब को। साहिब एक लड़के का नाम है। तुम ये क्यों करते हो? whom I encounter every morning। जो ऑथर है वो साहिब को हर रोज सुबह मिलती है। scrounging for gold in the garbage dump। scrounging मतलब looking for, वो ढूंढता है। क्या ढूंढता है? गार्बेज डंप्स में वो गोल्ड को ढूंढ रहा है। यहाँ पर गोल्ड का मीनिंग है समथिंग प्रीशियस, कोई कीमती चीज को वो गार्बेज में ढूंढता है। मतलब यहाँ पर ऑथर है, एवरी मॉर्निंग वो एक लड़के से देखती है, उसे मिलती है साहिब को। साहिब क्या करता है? कचरों के ढेर में, राइट, वो गोल्ड को ढूंढ रहा है। गोल्ड मतलब समथिंग प्रीशियस। यहाँ पर असली मीनिंग का गोल्ड का मतलब ऐसा नहीं कि कचरे में वो सोना ढूंढ रहा है, बट उनके लिए तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक सिक्का मिल जाए, एक 10 रुपए का नोट मिल जाए, तो वो उनके लिए गोल्ड के समान होता है। नाउ डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। अब ये जो है वो ऑथर के नेबरहुड में उसे दिखाई देता है लड़का। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अलो। मतलब साहिब ने अपना घर बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका घर कहाँ पे था? तो हरे भरे खेत थे ढाका के। ढाका दैट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, वहां पर इसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। लेकिन अब उसे घर की ऐसी कोई पुरानी यादें नहीं है। मतलब वो घर की इतनी पुरानी यादें अभी याद रखता नहीं है। There were many storms that swept away their field and home। ऐसे कई तूफान आए थे
जिसकी वजह से उनके खेत और घर जो है वो पूरे साफ हो गए। तेज तूफानों में पूरा खेत और घर तबाह हो गए। His mother tells him, ऐसा उसकी मदर ने कहा। That's why they left, इस वजह से उन्होंने वो ढाका वाला जो घर है और जो खेत खलियान है वो छोड़ दिए, और अब वो कहाँ आ गए? लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। अब वो सोना की तलाश करने के लिए, गोल्ड की तलाश करने एक बड़े सिटी में आए हैं, जब भी वो यहाँ पे रह रहे हैं। ये बिग सिटी कौन सी है वो आपको लेसन में आगे पता चल जाएगा। लुकिंग फॉर गोल्ड मतलब सोने की तलाश में, यानी कि यहाँ पे रियल मीनिंग गोल्ड का मतलब गोल्ड नहीं है, बट पहले से कुछ बेहतर पाने के लिए वो लोग एक बड़े सिटी में आ गए हैं जहां पर अब वो रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मेरे पास और कोई काम करने को नहीं है, ऐसा उसने कहा। मटर्स का मतलब होता है टू स्पीक स्लोली, धीरे धीरे उसने ऐसा कहा। गो टू स्कूल, आई सेड ग्लिबली, मैंने कहा तो तुम कचरा क्यों बीनते हो, तुम स्कूल चले जाओ। ग्लिबली मतलब कॉन्फिडेंटली मैंने उससे कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन तुरंत ही मैंने एहसास किया कि मेरी एडवाइस जो है वो कितनी खोखली है। खोखली क्यों है? क्योंकि वो देख रही है कि ये लोग इतने गरीबी में जी रहे हैं, कचरा बीन रहे हैं, इसके पास थोड़े ही ना पैसे होंगे कि वो अपना कोई स्कूल ज्वाइन करके यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह लेके और स्कूल जा सके। बोलने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में मैंने तुरंत ही रियलाइज कर लिया कि मेरी एडवाइस कैसी है, बिल्कुल हॉलो, खोखली एडवाइस मैंने दे दी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, साहेब ने कहा कि मेरे स्कूल जो मेरे घर के आसपास है ना, कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, जब वो मेरा घर के आसपास कोई स्कूल बना देंगे तब मैं जाना शुरू कर दूंगा। ऑथर ने कहा, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग। मैंने कहा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो तुम मेरे स्कूल में आओगे, ऐसा जोक करते करते उसने कहा, ऑथर ने। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने कहा हाँ मैं आऊंगा, और उसने काफी बड़ी स्माइल किया। नाउ अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद साहेब दौड़ता दौड़ता ऑथर के पास आता है। इज योर स्कूल रेडी, आके पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनने में लंबा टाइम लगता है। एम्बरेस्ड, एम्बरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, मतलब ये बोलकर वो शर्मिंदा हो गई क्योंकि उसने ऐसा प्रॉमिस तो कर दिया कि वो स्कूल बनाएगी और साहेब उधर ज्वाइन करने आएगा, लेकिन उसका प्रॉमिस खोखला था, वो सच में ऐसा नहीं करने वाली थी। तो शी वॉज एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था तो वो प्रॉमिस करके अब शर्मिंदा हो गई क्योंकि वो स्कूल बिल्ड कर पाई नहीं थी। that was not meant, और ऐसा प्रॉमिस जिसको वो पूरा नहीं कर पाई। but promises like mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन ऐसे promises जो हैं, मेरे जैसे promises इस लड़के के साथ कहीं कोने में डार्क वर्ल्ड में कईयों ने किए होंगे। मतलब यहाँ पर जो अबाउंड लिखा है, अबाउंड का मतलब होता है मैनी, ऐसे तो कई promises किए होंगे। इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक मतलब डार्क वर्ल्ड, उसका जो वर्ल्ड है वो अंधकार में भरा हुआ है, पूरे अंधकार से भरा हुआ है। और ऐसे अंधकार वाले वर्ल्ड में हर कोने में ऐसे कई फॉल्स प्रोमिसेस लोगों ने इनके साथ किए होंगे, मैं अकेली नहीं हूँ। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, कई महीने तक इसको जानने के बाद मैंने उससे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उस लड़के ने बताया साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बताया लड़के ने कि उसका नाम है साहिब आलम। He does not know what it means, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता कि उसके नाम मतलब उसके नेम का मीनिंग क्या है। If he knew its meaning, उसका मीनिंग होता है एक्चुअली लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स का राजा। He would have a hard time believing it, अगर वो अपने नाम का मीनिंग जान लेगा तो उसको काफी दिक्कत होगी उसे मानने में, क्योंकि नाम तो है पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड, राजा, लेकिन यहाँ तो वो कचरा बीन रहा है। तो जो नाम उसके साथ काम के साथ सेट ही नहीं हो रहा, तो वो अपने नाम को बिलीव नहीं कर पाएगा। Unaware of what his parent represent, he roamed the street with his friend. Unaware of what his name represent, उसको उसके नाम का मतलब तो नहीं पता, लेकिन वो पूरा टाइम रोमिंग, यहाँ वहां घूमता है गलियों में अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, सारे के सारे बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह सुबह उसको मिलते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक कहीं चले जाते हैं। ओवर द मंथ, कई महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब तो कई महीने हो चुके हैं, तो अब मैंने धीरे धीरे साहिब के दोस्तों को भी पहचानना शुरू कर दिया है। मैंने मतलब ऑथर ने। अनीस जंग, व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, आई आस्क्ड वन, मैंने पूछा
कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. वो कहता है कि उसकी माँ उससे वो चप्पल शेल्फ में से उतार के नीचे नहीं देती, इसीलिए वो नहीं पहनता. Even if he did, he will throw them off, adds another. दूसरे लड़के ने कहा कि अगर उसकी माँ उसे चप्पल उतार कर दे भी देगी शेल्फ में से, तो भी ये पहनने वाला नहीं है, ऐसा उसके दूसरे दोस्त ने कहा. Who is wearing shoes? और उसने खुद क्या पहना था? शूज पहने थे दूसरे लड़के ने. That do not match. लेकिन वो दोनों जो था वो बेजोड़ थे, मतलब कि वो जोड़ी जो थी ना, एक दूसरा अलग था, दूसरा जूता अलग था. It was not a uniform pair of shoes. When I comment on it, she shuffles his feet and says nothing. जब मैंने उसे कमेंट किया इस बात पे, तो उसने क्या किया? He shuffles his feet, मतलब उसने अपने पैरों को हिलाया और कुछ बोला नहीं. I want shoes, says a third boy. तीसरे लड़के ने कहा, मैं चप्पल इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मुझे शूज चाहिए. Who has never owned a pair all his life. और उसने कहा कि पूरी लाइफ में मैंने कभी पेयर ऑफ शूज मतलब चप्पल वगैरह पहना नहीं है, तो मुझे पूरी लाइफ में मेरी इच्छा है कि मुझे पेयर ऑफ शूज मिल जाए. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in city on village road. मतलब पूरे जगह, पूरे देश में मैंने ट्रैवल किया है, मैंने कई बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर घूमते हैं सिटी में, गांव में, रोड पे. Now it is not a lack of money but a tradition to stay barefoot. ये पैसे की कमी नहीं है, बट एक ये परंपरा है कि नंगे पैर घूमना है. ये एक एक्सप्लेनेशन है उनकी तरफ से. मतलब आप किसी बच्चे को, गरीब को पूछ लो कि चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो वो सिर्फ ऐसा ही बोलेगा कि ये एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए वो लोग क्या कहेंगे, पैसे की कमी नहीं है, पर ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारी परंपरा है, राइट. तो इस तरह से बोलकर वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं और इस बात से मुकर जाते हैं कि हमें चप्पल क्यों नहीं चाहिए. बट द रियल रीजन ऑथर को तो पता ही है. रियल रीजन क्या है क्यों चप्पल नहीं चाहिए? क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी है. आई वंडर इफ दिस इज द ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपेचुअल मतलब एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी. मतलब ये एक एक्सक्यूज है ट्रेडिशन का नाम देकर छूट जाना. बाकी रियल रीजन तो उनका क्या है? इट इज एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी. गरीबी की बहुत होने की वजह से वो लोग ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते. आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी. अब है ना, राइटर जो है उसको याद आ रही है एक स्टोरी जो उसे एक आदमी ने कही थी. जो आदमी कहाँ का था? उडुपी का था. एक आदमी ने उससे कही थी ऑथर को. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. अब उस एज अ यंग बॉय, एक आदमी जब वो छोटा बच्चा था, यंग बॉय था, तो वो जब अपने स्कूल जाता था तो रास्ते में एक पुराना मंदिर आता था. वो वहां पे रुक के प्रार्थना करता था. वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट. और उस मंदिर में उसी लड़के के पापा प्रीस्ट थे, पुजारी थे. सिचुएशन क्लियर है? एक लड़का स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते टाइम बीच में मंदिर आता है, मंदिर पुराना है, मंदिर का पुजारी कौन है? उसके फादर ही वहां के प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो वहां पे रुक कर क्या करता है? वो वहां पे रुक कर पेयर ऑफ शूज के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे दो. 30 years later I visited his town. 30 साल बाद ऑथर उडुपी उस टाउन में गई, उस टेम्पल के पास गई, which was now drawn in an air of desolation. लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो मंदिर जो है वो पूरा डूब चुका है. किस तरह से डूब गया है? एयर ऑफ डिसोलेशन. डिसोलेशन का मतलब होता है कि खालीपना. वो गांव जो है, वो मंदिर जो है, वो खाली खाली लग रहा है, राइट. वहां पे कोई ज्यादा लोग या कोई दिखाई नहीं दे रहा. इन द बैकयार्ड मतलब मंदिर के पीछे, देयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट. अब वहां वो मंदिर के पीछे एक नया पुजारी रहता है. देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर. और उस बैकयार्ड में रेड कलर की और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स हैं. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म. ऑथर ने देखा कि वहां पर एक यंग बॉय, छोटी उम्र का लड़का जिसने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने मोजे पहने हैं, जूते पहने हैं. अराइव्ड पैंटिंग. वो वहां पे आता है. पैंटिंग मतलब हाफता हाफता, हाफते हाफते वहां पर पहुंचता है. एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. उसने आकर अपना स्कूल बैग उठा के कहाँ फेंक दिया? बेड पे फेंक दिया. फोल्डिंग बेड मतलब लोहे के बेड आते हैं जनरली, आपने कहीं हॉस्पिटल में देखा होगा. सरकारी हॉस्पिटल्स में लोहे के बेड होते हैं और वो फोल्डिंग टाइप के होते हैं. वहां आकर अपने उसने स्कूल बैग को फेंका.
Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. फिर इसको देखकर ऑथर को वो लड़का याद आया जिसने 30 साल पहले मंदिर के बाहर प्रार्थना की थी कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए. Let me never lose them. अब मैं इन्हें खोना नहीं चाहता. The goddess had granted his prayer. लगता है उस बच्चे की प्रार्थना पूरी हो गई. Young boys like the son of priest now wore shoes. अब जो यंग बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, अब जो प्रीस्ट के बेटे हैं, प्रीस्ट मतलब जो मंदिर का जो पंडित है उसके बेटे हैं, अब वो शूज पहनते हो गए. आज से 30 साल पहले पंडित के जो बेटे हैं वो बिना शूज के घूमा करते थे, और अब जो नया पंडित है उसका बेटा जो है वो तो शूज पहन के घूमता है. 30 साल में उडुपी में इतना परिवर्तन आ चुका है. बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन अभी भी वो जो रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले हैं, जो मेरे आस पड़ोस में घूमते मुझे दिखाई देते हैं, अभी भी वो कैसे हैं? दे आर शूलेस. अभी भी वो बिना शूज के घूम रहे हैं. My acquaintance with the barefoot rag picker lead me to सीमापुरी. My acquaintance मतलब एक तरह से कांटेक्ट. एक्वेंटेंस का मतलब होता है कांटेक्ट. हिंदी में हम कह सकते हैं कि मेरी पहचान की वजह से मुझे वो जो नंगे पैर घूमने वाले रैक पिकर्स हैं उनकी मदद से मुझे जाना मिला सीमापुरी. एक प्लेस है ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में आती है. पेरिफेरी मतलब कैसा है? जैसे फॉर एग्जांपल सूरत के लिए सचिन, उधना, पांडेसरा, ये सब एरिया कैसा है? इट इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ सूरत. सूरत से थोड़े बाहर हैं, बॉर्डर पे हैं. तो दिल्ली की पेरिफेरी पे एक प्लेस है सीमापुरी. मुझे वहां जाने का मौका मिला. किसकी वजह से? क्योंकि मेरा कांटेक्ट था, मेरी पहचान थी उन कचरे बीनने वालों के साथ जो बेयर फीट, नंगे पैर घूमते थे. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. लेकिन देखा जाए तो इतना पास में नहीं है वो सीमापुरी, बहुत दूर है. मेटामॉर्फिकली मतलब सिंबॉलिकली. अगर आप मैप में सिंबॉलिकली चेक करो तो ये दिल्ली और सीमापुरी काफी दूर हैं. दोज हु लिव हियर बाय आर स्क्वैटर्स. जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं. हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. अब जो लोग भी वहां रहते हैं सीमापुरी में वो स्क्वैटर्स हैं. स्क्वैटर्स का मतलब क्या होता है? जो लोग दूसरी जगह से आए हैं और इल्लीगली इस जमीन को खाली देखकर उस पे कब्जा करके बैठ गए हैं, इन लोगों को स्क्वैटर्स कहते हैं. Those who have came from other land and they have seen that the land is vacant, so they have snatched that land and now they are living there illegally. वो लोग रह रहे हैं वहां पर. अब जनरली क्या हुआ 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली, पहले क्या था? बांग्लादेश कंट्रोल होता था पाकिस्तान से. पाकिस्तान वाज रूलिंग ओवर बांग्लादेश. वॉर होने के बाद बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला था. लेकिन वॉर के दरमियान क्या हुआ? काफी बांग्लादेश के लोग इंडिया भाग कर आ गए कि भाई वहां पे तो वॉर चल रहा है तो हम सेफ नहीं है. तो वो लोग इंडिया में शरण लेने आ गए और दिल्ली में आकर सीमापुरी जो जगह थी वो खाली पड़ी थी, इसलिए वहां आकर उन्होंने अड्डा जमा लिया. साहेब फैमिली इज वन ऑफ देम. साहेब जो है लड़का, उसकी फैमिली भी कुछ इसी तरह यहाँ पहुंची. सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस. वाइल्डरनेस का मीनिंग है वेस्ट लैंड. ओके, तब क्या था? सीमापुरी एक वेस्ट लैंड था, बंजर जमीन थी. इट स्टिल इज. आज भी वो ऐसी ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. पहले वो एम्प्टी थी, अभी वो एम्प्टी नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पॉलिन. अब इनके घर कैसे हैं? तो उनके घर का स्ट्रक्चर कैसा है? इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए हैं, और छत कैसी है? टिन. टिन यानी पतरा डाला हुआ है, राइट. जनरली हमारे पार्किंग के जो शेड होते हैं वो पतरे के होते हैं, ऐसा उनका रूफ है. उसके ऊपर टर्पॉलिन मतलब एक प्लास्टिक की शीट डाल दी है. प्लास्टिक शीट जस्ट टू अवॉइड द वाटर ड्रिपिंग इनटू द होम. डिवॉइड ऑफ सीवेज मतलब उनके घरों में टॉयलेट नहीं है. ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ना कोई ड्रेनेज का लाइन है, गटर सिस्टम है उनके घर में, और ना ही कोई रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी मतलब नहाने करने के लिए. लिव 10,000 रैक पिकर. उस एरिया में 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं जो कचरा बीनने का काम करते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity. पिछले 30 साल से, उससे भी ज्यादा साल से वो लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है. आइडेंटिटी इन द सेंस मतलब हमारे पास जैसे होता है आधार कार्ड एंड ऑल, तो ऐसी कोई उनकी पहचान नहीं है. विदाउट परमिट, विदाउट किसी परमिशन के वो लोग वहां रह रहे हैं, बट विद रेशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट. लेकिन उनके पास अभी क्या है? रेशन कार्ड है, उससे उनको खाना मिल जाता है,
और उसकी मदद से उन्होंने बना दिया है वोटर कार्ड, ताकि वो वोट कर सकें, क्योंकि नेता लोग जो होते हैं उनको वोट चाहिए होता है, तो वो लोग जाके अपना कैंपेन करते हैं। अब सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो तो बांग्लादेशी हैं, वो इंडिया में वोट कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों को उन लोगों ने राशन कार्ड भी बनवा के दे दिया है, वोटर कार्ड भी दे दिया बना के, ताकि कम से कम हमें वोट दे सकें और हम लोग इन्हें रेशन कार्ड के बदले में अनाज देंगे। तो एक तरह का वो लोगों का डील हो गया है कि भाई अनाज के बदले में वोट मिल जाता है वहां से। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। साहिब का कहना है कि खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, it would be rather live here than in the field that gave us no grain. See, it's very beautifully written. दिन के अंत में अगर हमारी फैमिली को राइट भरपेट खाना मिल जाए और बाद में हम बेड पे जाएं ताकि हमारा पेट दर्द ना हो, तो वो हमारे लिए लाइफ ज्यादा अच्छी है उन खेतों से जिन खेतों में से हमें ग्रेन्स तक मिलते नहीं थे। ये बांग्लादेश के साथ उन्होंने कंपेयर किया है कि बांग्लादेश में जो उनकी फील्ड्स थी उसमें से इतना अनाज नहीं मिलता था, उससे बेटर तो आज हम यहाँ पर हैं कि हम लोगों को कम से कम दिन के एंड में ये कचरा बीनने का काम करके कम से कम इतना खाना मिल जाता है कि हमारे पेट को मतलब पेन होता नहीं है। इट्स नॉट एकिंग स्टमक से अ ग्रुप ऑफ वुमेन। ये सेंटेंस बोला है औरतों के एक ग्रुप ने इन टैटर्ड साड़ीज। ये एक औरतों का ग्रुप है जिन्होंने ये सेंटेंस स्पीक किया है ऑथर के सामने, और उनकी साड़ियां कैसी हैं? टैटर्ड। टैटर्ड का मतलब है टॉन, टॉन मतलब फटी हुई साड़ी। When I asked them why they left their beautiful land of green field and river, ऐसा जवाब उन्होंने कब दिया जब ऑथर ने ऐसा पूछा कि आप लोगों ने बांग्लादेश के ब्यूटीफुल लैंड को, इतनी ग्रीनरी है वहां पर, इतनी नदियां हैं वहां पर, वो लैंड को क्यों छोड़ा? तो बदले में इन औरतों ने ऐसा जवाब दिया कि अगर रात के एंड पे अगर दिन खत्म होता है और अगर हमारी फैमिली को खाना मिल जाए भरपेट, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हरे भरे खेत, वो नदियां और वो खेत जिनमें से हमें ग्रेन नहीं मिल सकते, वो हमारे किसी काम के नहीं है। Wherever they find food, they pitch their tent, they become transit home. जहां पर भी उन्हें खाना मिल जाए वो लोग क्या करते हैं? अपना टेंट लगा देते हैं। पिच देयर टेंट मतलब अपना तंबू डाल देते हैं और वो बन जाता है उनका ट्रांजिट होम। ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्पररी होम, क्योंकि ये टेंट को तो कभी भी उखाड़ के आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो जहाँ खाना मिल जाए वहां तंबू लगा देते हैं, जितना टाइम मिला उतना टाइम ठीक है, उसके बाद ये वापस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम। बच्चे तो ऐसे ही पल जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। फिर आगे चल के वो बच्चे उनको सर्वाइवल जिंदा रहने में मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चे भी रैक पिकिंग करते हैं, तो बच्चे भी मदद करते हैं सर्वाइवल में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और अगर सीमापुरी की बात करो तो सीमापुरी में अगर आपको सर्वाइवल करना है, जीना है, जिंदा रहना है, तो आपको करना होगा रैक पिकिंग, मतलब के कचरा बीनने का काम करना होगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। अब कुछ सालों के अंदर अब तो ये कला बन चुकी है। इट्स अ फाइन आर्ट। कचरा बीनना भी एक कला है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कचरा उनके लिए गोल्ड के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड। इसी में से उनको रोज का खाना मिलता है। अ रूफ ओवर देयर हेड। इसी पैसे में से उन्हें छत मिलती है सिर के ऊपर। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत लीकेज क्यों ना हो, थोड़ा पानी गिरता है, लेकिन वो उन्हें छत देती है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। और बच्चे के लिए तो ये बहुत कुछ है। सोचो कि अगर ये भी ना मिले तो वो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा। आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहेब ने कहा कि मुझे कभी कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। हिज आईज लाइटिंग अप। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में एक चमक आ गई। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scoundering. मतलब अगर तुम्हें चांदी का सिक्का मिल जाए तो तुम बिल्कुल नहीं रुकोगे। Scrounging मतलब looking for there is a hope of finding more, right? ऑथर का कहना है कि अगर तुम्हें कचरा बीनते बीनते सिल्वर कॉइन मिल जाए तो तुम बिल्कुल नहीं रुकने वाले, तुम तो ढूंढना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हें लालच आएगी कि तुम्हें शायद और भी ज्यादा इसमें से मिल सकता है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parent. अब बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है, पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है। पेरेंट्स के लिए क्या है कि गार्बेज मतलब काम करके अपना रूटीन लाइफ बिताना, मतलब फॉर एग्जांपल के 2 पैसे कमाना, घर में खाना खिलाना, राइट, उनके लिए एक छत बन जाए, वो उनके लिए मायने रखता है।
बच्चे रैक पिकिंग एक स्पेशल पर्पस से भी करते हैं। बच्चों को क्या है, उस कचरे में से कभी शूज मिल जाते हैं तो उनको वो शूज पहनने में मजा आता है, कभी नोट मिल जाता है तो वो उनको अच्छी लालच मिलती है। तो द डेफिनेशन फॉर दिस, राइट, ये जो गार्बेज है उसका डेफिनेशन बच्चों के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये क्या है, एक गिफ्ट है जिसको wrap किया हुआ है और उसके अंदर क्या है, वंडर, वंडर मतलब रहस्य है। कभी ये कचरे में से उन्हें कुछ भी मिल सकता है, ये रहस्य है। फॉर एल्डर इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए क्या है, तो रैक पिकिंग एक सर्वाइवल है। वन विंटरी मॉर्निंग One wintry morning, I see साहिब standing at the fenced gate of a neighborhood club. एक दिन विंटर सीजन चल रही थी, सुबह के टाइम मैंने साहिब को देखा कि हमारे पड़ोस में एक क्लब है, उस क्लब के गेट के बाहर वो खड़ा था। वो क्या देख रहा था, क्लब के अंदर क्या हो रहा था, वॉचिंग टू यंग मैन। उसने देखा कि दो यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, सफेद कपड़े पहनकर प्लेइंग टेनिस, वो लोग टेनिस खेल रहे हैं। मतलब क्लब के गेट के बाहर खड़ा रहकर वो दो लोगों को देख रहा है। Two young people, they are dressed in a white clothes and they are playing tennis. उसने कहा I like the game, मुझे ये टेनिस गेम बहुत पसंद है। He hums, hums का मतलब होता है say, वो बोला। Content to watch it, standing behind the fence, लेकिन मैं satisfied हो जाता हूँ, फेंस के बाहर से मैं इन्हें देखता हूँ तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ। मतलब उसके मन में ऐसी कोई लालच नहीं है कि मुझे क्लब के अंदर जाना है, बट वो बाहर से उन्हें देखकर सेटिस्फाई हो जाता है। I go inside when no one is around. मैं अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता। He admit, right? जब कोई नहीं होता ना तब वो इस क्लब के फेंसिंग के गेट से अंदर जाता है। The gatekeeper let me use the swing. फिर गेट कीपर जो है वो मुझे झूला झूलने देता है। क्लब में होगा कोई झूला वगैरह तो ये झूलने जाता है। साहिब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short. साहिब ने क्या पहना है, टेनिस के शूज पहने हुए हैं, लेकिन वो बहुत ही अजीब दिख रहा है क्योंकि उसकी जो शर्ट है वो एकदम डिसकलर्ड है, मतलब कि कलर फेड हो चुका है उसका, और उसने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, राइट। और उसके ऊपर ये स्पोर्ट्स शू, टेनिस शूज जो है वो इतने सूट हो रहे नहीं है। समवन गेव टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। और जैसे ही वो राइटर अनीस ने उसके जूतों की तरफ देखा तो उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे वर डिस्कार्डेड शूज फॉर सम रिच बॉय, और सच्चाई ये है कि ये कोई अमीर लड़के ने इन शूज को पहनने से मना कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। who perhaps refused to wear them because of a hole in a one of them, क्योंकि इनमें से एक जूते के अंदर होल था और अमीर बाप की औलाद ने इसे पहनने से मना कर दिया होगा, इस वजह से ये मुझे मिल गए। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन वो होल से मुझे कोई परवाह नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. जो बच्चा नंगे पैर घूमता है उसके लिए तो एक शू जिसमें होल है ऐसा लगता है कि मेरा सपना सच हो गया। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन जो गेम वो उन्हें खेलते हुए देख रहा है, टेनिस खेलते हुए देख रहा है, लेकिन वो उसके बस की बात नहीं है, वो उसके आउट ऑफ रीच है, वो ये नहीं खेल पाएगा। इंटेंटली मतलब अटेंटिवली, आई हैव रिटन द मीनिंग देयर। बहुत अटेंटिवली वो देख रहा है पर वो इसके बस का नहीं है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह मैंने साहिब को कहाँ जाते हुए देखा, मिल्क बूथ, एक जगह है जहाँ पे दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कैन है, राइट, स्टील का डब्बा है उसके हाथ में, वो दूध लेने के बूथ की तरफ जा रहा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, चिल्लाते हुए वो ऑथर से कहता है अब मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो रोड के किनारे पे है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और उसने इशारा किया किस तरफ है, थोड़ी दूरी पर है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील, मुझे वहां से 800 रुपए मिलते हैं और खाने के लिए मील्स, वहां से खाना प्रोवाइड किया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये जॉब पसंद है? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, मैंने उसके चेहरे पे नोटिस किया कि पहले उसके चेहरे पे एक केयरफ्री लुक था। केयरफ्री मतलब उसे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन अब वो लुक उसकी आंखों में मुझे यहाँ चेहरे पे दिखाई नहीं देता। The steel canister seems heavier than the plastic bag youth carries so lightly over his shoulder.
ये जो स्टील का कैन उसके हाथ में है, ऐसा लग रहा था कि वो स्टील का कैन उसे भारी लग रहा है, और वो जो कचरे का ढेर, प्लास्टिक बैग जो अपने शोल्डर पे वो उठाया करता था, वो काफी हल्का लगता था उसे। द बैग वॉज हिज। एक्चुअली फर्क क्या है, तो जो कचरे का ढेर था वो बैग उसकी थी, और ये जो स्टील का कैनिस्टर है वो उस टी स्टॉल वाले का है, वो साहेब का नहीं है। पहले जो चीज उठाता था वो खुद की थी तो उसे हल्की लगती थी, अब किसी और की चीज उठा रहा है, नौकरी कर रहा है वो, तो उसे वो स्टील का कैनिस्टर भी भारी लगता है। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। ये कैनिस्टर किसका है, ये उसका है जो टी शॉप चलाता है। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। अब साहिब जो है वो खुद का मालिक नहीं है, अब वो गुलाम बन चुका है। किसके यहाँ पर, तो भाई टी स्टॉल वाले के यहाँ पर। मॉरल इज के वो ऐसा बोलना चाहते हैं लेसन में कि भले ही रैक पिकिंग करता था लेकिन वो खुद का राजा था, जब मन करे तब काम करना है, राइट। ही वॉज अ मास्टर ऑफ हिज ओन। लेकिन अब क्या है, अब वो जॉब कर रहा है, तो जॉब में तो सामने वाला बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, तो अब वो गुलामी कर रहा है, इसीलिए उसके चेहरे पे जो केयरफ्री लुक था अब वो ऑथर को देखना मिलता नहीं है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, हेडिंग है इस चैप्टर का, इस पार्ट का। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश का कहना है कि वो अपना खुद का मास्टर खुद बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ऐसा उसने अनाउंस किया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क्ड। राइटर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता भी है, तो वो कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं ड्राइव करना सीख लूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। उस लड़का मुकेश जो है उसने ऑथर की आंखों में सीधे आंख से आंख मिला के बात की। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद। उसके जो सपने हैं वो मिरेज की तरह हैं। मिरेज एक साइंस का फिनोमेना है, राइट। डेजर्ट में हमें दूर ऐसा दिखाई देता है कि कहीं पानी है, लेकिन जब आप उस जगह पे पहुंचते हो तब कोई पानी होता नहीं है। तो इसके ड्रीम्स भी कुछ इसी तरह से हैं। amidst the dust of streets that fill his own town। उसी तरह से सपने हैं जो उसकी जो टाउन है फिरोजाबाद, उसकी जो गलियों में जो धूल है, उन धूल के बीच में ऐसे देखे गए सपने हैं जो मिरेज की तरह हैं। मतलब आज सपने तो देख लेते हैं लेकिन सपने देखने के बाद पूरे होंगे ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब ये जो फिरोजाबाद है वो टाउन किसके लिए फेमस है, वो बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल। हर दूसरी फैमिली आप देखेंगे फिरोजाबाद में तो वो किससे जुड़ी हुई है, बैंगल्स बनाने में जुड़ी हुई है। नाउ इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया का जहां पर चलती है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच से बनी चीजों का काम होता है। Where families have spent generation working around furnaces। और यहाँ की जो फैमिलीज है उन्होंने कई पीढ़ियां मतलब निकाल दी हैं ये फर्नेसेस में काम करके। फर्नेसेस मतलब भट्टी, राइट। क्या काम करते हैं वो लोग, वेल्डिंग ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हैं। फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड इट सेम, सारी औरतों के लिए, यहाँ की औरतों के लिए, मतलब फॉर द लैंड इन द लैंड इट सीम्स, मतलब सारी तरह की जो क्या बोलते हैं सारी औरतों के लिए जो चूड़ियां है ना वो यहीं पे बनती है ऐसा लगता है। तो स्टार्टिंग चैप्टर का क्या है कि ये फिरोजाबाद की स्टोरी है, वहां के टाउन की स्टोरी है। और मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता है, मुकेश अपना खुद का मालिक खुद बनना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसे फिलहाल कार चलाना नहीं आती पर उसने कहा कि वो सीख लेगा। लेकिन उसके जो ड्रीम्स हैं वो कैसे हैं, मिरेज जैसे हैं। डेजर्ट में पानी दिखाई देता है, वहां पहुंचने के बाद पानी गायब, वैसे ही इसके ड्रीम्स हैं। और ये ड्रीम्स जो हैं वो उस स्ट्रीट की मिट्टी में मिल जाएंगे जो फिरोजाबाद में मिट्टी घूम रही है, या उन गलियों में जो मिट्टी घूम रही है उन्हीं मिट्टी में ये ड्रीम्स भी कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएंगे। और ये फिरोजाबाद फेमस किस लिए, अपनी बैंगल्स के लिए है। ज्यादातर लोग इस बैंगल्स के काम से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटर है जहां पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री चलती है, कांच से बने साधनों का काम चलता है। और यहाँ पर जो फैमिलीज है उन्होंने अपनी कई जनरेशन इसमें डाल दी है। भट्टी में काम करो, ग्लास का वेल्डिंग करो, बैंगल बनाओ, और सारे जहाँ की जो औरतें हैं उनकी बैंगल शायद इधर ही बनती है ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की जो फैमिली है वो भी यही काम कर रही है, वो भी उनमें से ही एक है। नन ऑफ देम नो
that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature. लगभग किसी को पता ही नहीं है कि बच्चों का ये ग्लास फर्नेस में काम करना, इतने ऊंचे तापमान पे काम करना इलीगल है। मतलब एक रूल है कि बच्चों को आप ऐसी जगह पे काम नहीं करवा सकते, पर वहां के लोगों को ये रूल के बारे में कुछ पता नहीं है। इन डिंगी सेल्स, डिंगी का मतलब होता है डार्क, सेल्स का मतलब होता है रूम। तो ये जो काम करते हैं ना बैंगल बनाने का, वो जनरली डिंगी सेल्स में यानी कि डार्क रूम में किया जाता है, जहां पर काफी अंधेरा होता है, विदाउट एयर एंड लाइट, वहां पर ज्यादा एयर और लाइट होता नहीं है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace। लेकिन अगर हम कानून को अप्लाई करें, एनफोर्स करें, अगर कानून इस एरिया में लागू किया जाए, फॉलो किया जाए, तो फिर मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 बच्चे इन गर्म फर्नेसेस में से बाहर आ जाएंगे। मतलब उनका जीवन बदल सकता है। Where they slog their day and night hours। और इन भट्टियों में वो क्या करते हैं? स्लॉग। स्लॉग मतलब वर्क कंटिन्यूअसली, स्लॉग मतलब वर्क कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली वो लोग इधर काम करते हैं। डे लाइट आवर्स मतलब के दिन के उजाले वाले टाइम में भी ये अंधेरे की भट्टियों में काम करते हैं। लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और इस तरह से उनकी आंखों की पूरी ब्राइटनेस जो है वो खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में क्या हुआ? बीम का मतलब है शाइन, चमक उठी। मुकेश की आंखें चमक उठी जब उसने राइटर से कहा कि चलो मेरा घर दिखाता हूँ। विच ही प्राउडली सेज इज बिल्ट रीबिल्ट। अब उसने कहा कि मेरा घर जो है वो रीबिल्ट हो रहा है। रीबिल्ट हो रहा है मतलब उसका रिनोवेशन हो रहा है, उसको फिर से मरम्मत करके नया बनवाया है। तो मुकेश को जो है वो अपने राइटर को अपने घर पे इनवाइट करने में काफी खुशी हो रही है। उसकी आंखों में चमक आ गई जब राइटर उसके घर पे आने को तैयार हुई, और उसने प्राउडली कहा कि उसका घर क्या हो रहा है? रिनोवेट हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है। We walk down stinking lanes। हम लोग चलते चलते कहाँ गए? We walk down stinking lanes। Stinking lanes मतलब foul smelling lanes, जिन गलियों में काफी बदबूदार गलियां थी। Choked with garbage, जहाँ पे देखो वहां कचरे के ढेर लगे पड़े थे। Past homes that remain hovel, ऐसे घरों को हमने पास किया जो क्या रहे? That remain hovels। hovels यानी छोटे छोटे घर थे वहां के। hovels means small shelter, मतलब वहां की गलियां पास करोगे तो घरों को पास करोगे। वो घर कैसे थे? छोटे छोटे थे। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी दीवारें कैसी थी? क्रम्बलिंग, ब्रोकन मतलब उसमें क्रैक्स पड़ चुके थे, ऐसा लग रहा था कभी भी गिर सकती है। वॉबली डोर्स, दरवाजे कैसे थे? वॉबली, वॉबली मतलब अनस्टेबल, लुढ़कते हुए दरवाजे, राइट? जिसको एक बार पैर से जोर से एक लात मार दो तो दरवाजा बाहर निकल आएगा। इस तरह से अनस्टेबल डोर्स थे। नो विंडो, खिड़कियां नहीं थी, राइट? क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल, और घरों के अंदर ह्यूमंस यानी कि इंसान और जानवर कोएग्जिस्ट, साथ में रहते हैं। इन अ प्रीमेवियल स्टेट। प्रीमेवियल स्टेट मतलब ऐसा लगता है कि जब पुराने जमाने में इंसान और जानवर साथ में रहा करते थे, वो जमाने का सीन हमें देखकर याद आता है। प्रीमेवियल मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अर्ली स्टेट, ओरिजिनल स्टेट अथवा एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने में, उस टाइम की आपको याद आ जाएगी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है वो वहां की स्ट्रीट का है, राइट? कि उन गलियों में गंदी बास आती है, गार्बेज है, सभी घर जो है वो छोटे छोटे हैं, दीवारों में क्रैक्स हैं, दरवाजे अनस्टेबल हैं, वॉबली डोर्स हैं, खिड़कियां नहीं है, ह्यूमंस और एनिमल एक साथ रह रहे हैं, राइट? ये मुकेश के घर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये जनरली डिस्क्रिप्शन है वहां के तमाम घरों का। He stops at the door of one such house। एक घर के दरवाजे पे वो रुके। Bangs a wobbly iron door। Bangs मतलब खटखटाया, wobbly मतलब फिर से unstable iron door, लोहे का दरवाजा था लेकिन वो इधर उधर अनस्टेबल था, लुढ़क रहा था। और उसने क्या किया? Now bangs a wobbly iron door with his foot। उसने उसको कैसे नॉक किया? अपने फुट, पैरों से, मतलब एक पैर से झटका मारा और दरवाजा खुल गया। And pushes it open। We enter a half built shack। मैं अंदर गए तो हमने देखा कि वो शैक मतलब हट, झोपड़ा। कैसा था? हाफ बिल्ट, आधा अधूरा बिल्ट किया हुआ घर था। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dry grass। रूम के एक कोने में आप देखेंगे
तो क्या दिखेगा? डेड ग्रास, मतलब डेड ग्रास सूखी घास दिखेगी। थैचेड का मतलब होता है कवर्ड, तो एक कोने में आपको दिखेगी थैचेड विद डेड ग्रास, इट वाज कवर्ड विद डेड ग्रास। और क्या दिखेगा? इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच, एक फायरवुड स्टोव था, मतलब कि लकड़ियां जला के चलने वाला चूल्हा। दूसरे कोने में विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था और उसमें क्या पक रहा था? स्पिनच लीव्स। स्पिनच मतलब पालक, पालक पकाई जा रही थी। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, मतलब कि जमीन पर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम का क्या था? प्लेटर। प्लेटर मतलब एक लार्ज डिश, एक बड़ी डिश थी एल्यूमिनियम की। आर मोर चॉप वेजिटेबल, उसमें और भी कटी हुई सब्जियां पड़ी थी। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल का मतलब है वीक, ओके। अब एक शारीरिक तौर से वीक यंग वुमन यानी कम उम्र की औरत उसे कुकिंग कर रही थी। द इवनिंग मील ऑफ द होल फैमिली, इवनिंग मील मतलब शाम का खाना बना रही थी, शाम के टाइम पे वो भोजन पका रही थी पूरे फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आंखों में पूरा धुआं भरा हुआ है, स्मोक है, क्योंकि वो चूल्हा कैसा था? इट वॉज अ फायरवुड चूल्हा, तो लकड़ी जलाने वाला चूल्हे में से काफी स्मोक निकलता है, उसकी आंखों में काफी स्मोक था, फिर भी वो क्या करती है? स्माइल करती है। कौन थी वो औरत? तो शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ, यानी कि मुकेश की भाभी जी थे। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, बहुत बड़ी उम्र की नहीं थी वो। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, बहुत बड़ी उम्र की नहीं थी उसकी भाभी, लेकिन अभी उसको घर में रिस्पेक्ट दी जा रही है। किस ओहदे की रिस्पेक्ट दी जा रही है? कि वो बहू है, तो बहू की रिस्पेक्ट उससे मिल रही है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया? बहू लिख के बहू का मीनिंग लिखा है कि बहू मतलब इंग्लिश में क्या होता है? इट इज डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, मतलब 3 मर्दों को वो संभाल रही थी। एक उसका हस्बैंड, दूसरा खुद मुकेश, उसका देवर, एंड देयर फादर, और घर में उन दोनों के पापा, मतलब 3 जेंट्स हो गए। वो जो लेडी है उसका पति मुकेश, और तीसरे उन दोनों भाइयों के जो फादर हैं वो। When the older man enter, अब older man enter हो रहा है, मतलब कौन एंटर होगा? उनके फादर एंटर होते हैं रूम में। She gently withdraws behind the broken wall, वो एक टूटी फूटी आधी दीवार थी, वो जल्दी जल्दी जाके उसके पीछे छुप जाती है। कौन? मुकेश की भाभी। And brings her vial closer to her face, और तुरंत ही उसने अपने चेहरे को किससे ढक लिया? वायल, VEIL। वायल का मतलब होता है घूंघट, मतलब अभी कैसा है हिंदूज में और इवन कई धर्मों में ऐसा है कि कोई बड़ा जेंट्स अगर सामने आ जाए बड़ी उम्र का, तो औरतें जो है वो अपना फेस घूंघट से ढक लेती हैं। तो उसने तुरंत ही एक ब्रोकन वॉल के पीछे चली गई और तुरंत ही अपना चेहरा घूंघट से ढक दिया। एज कस्टम डिमांड, क्योंकि ये वहां का कस्टम है, रीति रिवाज है, तरीके हैं। डॉटर इन लॉ मस्ट वाइल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर, कोई मेल एल्डर आएगा, मेल पर्सन होगा, बड़ी उम्र का होगा उनसे, तो उनके सामने जो बहुए हैं उनको अपना चेहरा ढकना होगा। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर, इस केस में यहाँ पर जो एल्डर है, बड़ी उम्र का आदमी है, वो कौन है? इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है वेरी पुअर। यहाँ पर जो बड़ी उम्र का जो है, उनके जो फादर है मुकेश के, वो बहुत ही गरीब हैं लेकिन बैंगल मेकर है। डेस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफी सालों की कड़ी मेहनत के बाद। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले उन्होंने टेलर का काम किया और बाद में उन्होंने काम किया देन एज अ बैंगल मेकर। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, इतने सालों में भी वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाए। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाए। आप सेंटेंस को बराबर ध्यान से पढ़ो। He has failed to renovate a house, send his two sons to school, मतलब वो इन दोनों कामों में फेल हो गए उसके पिताजी, न घर का रिनोवेशन करा पाए, न अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, अब उन्होंने एक ही काम कर पाया कि जो उन्हें आता है उन्होंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया। क्या सिखाया? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाना सिखाया। इट इज हिज करम, it is his karam, his destiny.
इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, शी इज मुकेश ग्रैंडमदर। और मुकेश की जो दादी है, बराबर, वो कहती है कि ये उसका कर्म है, यही उसकी आखिरी मंजिल है, डेस्टिनी है। Who has watched her own husband go blind? उसने कहा कि मैंने अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है। कैसे अंधा हो गया? With the dust from polishing the glass of Bengal. जब कांच की चूड़ियों को पॉलिश किया जाता है तो उसमें से डस्ट निकलता है, ग्लास का भूका निकलता है, और वो आंखों में जाने की वजह से वो अंधे हो जाते हैं। Now can a God given lineage ever be broken? वो कहती है कि क्या भगवान का लिखा कोई टाल सकता है? लाइनेज का इंग्लिश मीनिंग आप निकालोगे तो एंसेस्ट्री वर्क होता है, पूर्वजों से जो चला आ रहा कामकाज है, पीढ़ीगत पीढ़ी, मतलब पहले दादाजी बैंगल मेकर, फिर पिताजी बैंगल मेकर, फिर बच्चे बैंगल मेकर, तो वो जो लाइनेज है, क्या वो उसे कोई कर्म को तोड़ पाया है? शी इम्प्लाइज born in the caste of बैंगल मेकर, क्योंकि इनका जन्म बैंगल मेकर की कास्ट में हुआ है। they have seen nothing but bangles, पूरा टाइम उन्होंने और कुछ देखा नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपनी लाइफ में क्या देखा है? सिर्फ बैंगल्स को देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, बैंगल्स को कहाँ देखा है? घर में, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में बैंगल। एवरी अदर यार्ड, दूसरे के आंगन में भी बैंगल। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर गलियों में बैंगल्स देखा है फिरोजाबाद के। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी बैंगल्स का ढेर। अब कौन से कलर का है? सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow। आपको किस कलर की चूड़ियां मिलेंगी? सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, और हर वो कलर जो 7 कलर के रेनबो में से बन सकता है। रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। अब उन 7 कलर का मिक्सिंग कर करके आप कई और कलर बना सकते हो, तो हर वो कलर की चूड़ी आपको यहाँ फिरोजाबाद में देखने को मिलेगी। lie in mould in unkempt yards, lie in mould, माउल्ड मतलब ढेर, चूड़ियों का ढेर। माउल्ड का मतलब इंग्लिश में होता है पाइल, हिंदी में ढेर कहते हैं, इंग्लिश में पाइल कहते हैं, पाइल ऑफ बैंगल्स। अनकेम्प्ड यार्ड मतलब इनके घर के आंगन में जो इतना साफ सुथरा नहीं है। अनकेम्प्ड का मतलब है अनटाइडी, मतलब जो आंगन है वो इतने अच्छे टाइडी साफ सुथरे नहीं है, वहां पर भी आपको बैंगल्स का ढेर मिलेगा। दे आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, आप देखेंगे कि 4 व्हील हैंड कार्ट, 4 पहिए वाला हैंड कार्ट, मतलब वो जो लारी बोलते हैं, लारी के ऊपर भी बैंगल्स पड़ी हुई है। पाइल्ड मतलब उधर भी ढेर पड़ा हुआ है। पुश्ड बाय यंग मैन, अब ये लारी को कौन धक्का मारेगा? यंग मैन, घर के जो जवान मर्द हैं वो इसे धक्का मारेंगे। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, और वो इस टाउन की नैरो लेन्स यानी कि बहुत ही कम जगह में से वो गलियों में से गुजरते जाएंगे और इस टाउन में जाकर उसे बेचने की ट्राई करते हैं। शेंटी मतलब डिप्राइव्ड, ये टाउन में अच्छी फैसिलिटीज वगैरह नहीं है। This town is deprived of certain things which others are getting, right? जैसे हमारे इंडिया में आपने सुना होगा कि वो जो 7 स्टेट्स हैं, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अब इनको ऐसा फील होता है कि हम इंडिया के अंदर हैं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं दिया जाता भारत की तरफ से, तो वो लोग हैं डिप्राइव्ड स्टेट्स। डिप्राइव्ड स्टेट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी गुड टाइप ऑफ फैसिलिटीज। तो इसी तरह से ये टाउन भी कैसा है? डिप्राइव्ड टाउन है। और यहाँ के यंग मैन जो है वो ये 4 व्हील कार्ट, हैंड कार्ट को चला रहे हैं और इसकी पत्ती पत्ती गलियों में से पास आउट होते हैं। एंड इन डार्क हटमेन, इन अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, एक लाइन में आप ऑयल लैम्प्स देखेंगे जिनका जो ऑयल लैम्प्स है और वो लैम्प का जो ऊपर का इल्यूमिनेटेड पार्ट है, दिया जो है वो फ्लिकर कर रहा है। फ्लिकर मतलब फड़फड़ा रहा है। तो ऑयल लैम्प के जो फ्लेम्स हैं वो फ्लिकर कर रही है। मान लो दिया जलाएंगे और थोड़ी हवा आती है, तो हवा की वजह से जो दिया है उसकी जो फ्लेम है वो बुझने के लिए फड़फड़ाने लगती है। उस लाइन में आप देखेंगे तो उनके सामने कौन बैठा हुआ है? तो एक लाइन में ऑयल लैम्प्स हैं और हर ऑयल लैम्प के सामने कौन बैठा हुआ है? सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, लड़के लड़कियां बैठे हैं, उस आग में काम कर रहे हैं, साथ में उनके फादर और मदर हैं जो उन्हें काम सिखा रहे हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, उनका काम क्या है? कलर्ड ग्लास,
कलर्ड ग्लास को वेल्डिंग करते हैं, पीसेस को जोड़ लगाते हैं और जोड़ जोड़ कर क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, सर्कल ऑफ बैंगल्स। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें इस तरह काम कर करके अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं और बल्कि रोशनी के टाइम पर उन्हें थोड़ी देखने में दिक्कत होती है। दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट। इस वजह से वो अपनी आंखें खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट। मतलब ये काम बचपन से करते करते जब वो एडल्ट होते हैं तब तक तो ऑलमोस्ट वो अपनी आंखें खो चुके होते हैं। सविता यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस। सविता नाम की एक छोटी उम्र की लड़की है और उसने क्या पहना है, ड्रैब पिंक ड्रेस। ड्रैब मतलब के डल पिंक ड्रेस, मतलब उसका पिंक कलर का ड्रेस जो है वो कलर काफी फेड हो चुका है। राइट नाउ सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमन। उसके पास में कौन बैठा है, एक एल्डरली वुमन, बड़ी उम्र की थोड़ी एक औरत बैठी है। वो लोग क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ लगा रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली। सविता के हाथ कैसे काम कर रहे हैं, मैकेनिकली, मशीन की तरह काम कर रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। किसी मशीन के टोंग्स कैसे काम करते हैं वैसे सविता के हाथ काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रही है वो। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मेक। मुझे अचरज हो रहा है कि सविता जो है वो मशीन की तरह हाथों से काम कर रही है, लेकिन क्या उससे इस बैंगल की पवित्रता के बारे में कुछ पता है। सैंक्टिटी मतलब हॉलीनेस। अब बैंगल्स की पवित्रता मतलब देखते हैं। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग, क्योंकि इंडिया में जो वुमेन्स हैं, चूड़ियां जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका सुहाग रिप्रेजेंट करता है। कि अगर वो उसका पति जिंदा है तो वो चूड़ियां वगैरह पहन के इनडायरेक्टली वो अपना सुहाग रिप्रेजेंट करती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी के टाइम पर ये काफी शुभ मानी जाती है। लाल कलर की चूड़ियां पहनाई जाती है दुल्हन को। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे। आखिर एक दिन आएगा जब सविता के हाथों में भी ये चूड़ियां पहनाई जाएंगी। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वायल, और उसके सिर पे ढक दिया जाएगा, ओढ़ दिया जाएगा रेड वायल। वायल मतलब के घूंघट, लाल कलर की चुनरी से उसका सिर भी ढक दिया जाएगा। शादी के टाइम पे लड़की का सिर लाल कपड़े से ढक दिया जाता है, उसका चेहरा ढक दिया जाता है, जिसे घूंघट कहते हैं। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, उसके हाथों में लाल कलर का हीना मतलब की मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल रोल्ड ऑन टू हर ब्रिस्ट, और उसकी कलाई में लाल कलर की बैंगल्स पहना दी जाएंगी। तो सविता जो है जिस दिन उसकी शादी होगी तो उसको लाल जोड़ा पहनाया जाएगा, लाल घूंघट होगा, लाल चूड़ियां होंगी, राइट, और उसके हाथों में लाल मेहंदी लगाई जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो दुल्हन बन जाएगी। तब उसे इस चूड़ियों की पवित्रता का पता चलेगा। फिलहाल क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो तो मशीन की तरह सिर्फ काम किए जा रही है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम मैनी ईयर अगो, जो औरत उसे ये काम सिखा रही है वो ओल्ड वुमन भी एक दिन दुल्हन बनी थी कई साल पहले। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसने उसकी कलाई में भी बैंगल्स हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं है। एक तो शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज। वो औरत कहती है कि ये बैंगल्स का व्यापार करके, ये बैंगल्स का काम करके हम शादी के बाद आज तक उसने एक वक्त भी पेट भर के खाना खाया नहीं है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी आवाज में आपको क्या दिखाई देगा, ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन मतलब के जॉय जो चली जा चुकी है, खुशियां जो उसकी आवाज में अब रही नहीं है। बड़ी खुश हो के दुल्हन बन के घर में आई थी, लेकिन ये धंधे में इनका जो चूड़ियों का व्यापार है उसमें से उनका एक वक्त भी पेट भर खाना खाने को उसे मिला नहीं है। She has not enjoyed even one full of meal in her entire lifetime. पहले सेंटेंस हिंदी में था, फिर ये उसका इंग्लिश का कन्वर्जन दिया है। That's what she has reaped, और यही उसे मिला है। Reaped मतलब to gather, यही वो इस काम में जुटा पाई। Her husband, an old man with a flowing beard, says, अब उसका जो हस्बैंड है, बूढ़ा आदमी, और उसकी दाढ़ी जो है वो हवा में झूल रही है, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल। मतलब वो जो औरत का हस्बैंड है, बूढ़ा है, दाढ़ी है, उसकी दाढ़ी हिल रही है, और वो क्या कहता है कि उसे बैंगल्स के अलावा कुछ पता नहीं है। ऑल आई हैव डन इज टू मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन, बस पूरी जिंदगी में एक ही काम कर पाया हूँ, एक मकान बना पाया हूँ जिसमें हम ये फैमिली वाले रहते हैं।
Hearing him, one wonder if he has achieved that many have failed in their lifetime. Hearing him, one wonder if he has achieved what many have failed in their lifetime. अगर आप उसे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक तरह से उसने कुछ अचीव किया, एक मकान तो बना लिया जिसमें घर रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं। कई लोग तो ये भी अपनी लाइफ टाइम में कर पाते नहीं है। He has a roof over his head. आप घर बन गया है मतलब उनके सिर पे एक छत मिल गई है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangle, not even enough to eat, rings in every home. ये जो रोना है, किस बात का रोना है? पैसे नहीं है, हम कुछ और नहीं कर सकते, बस बैंगल्स के अलावा हमें कुछ आता नहीं है, हमें पेट भर खाना नहीं मिलता है। ये रोना आप हर घर में सुन सकते हो, हर घर में यही रोना चलता है। The young men echo the lament of their elder. जो घर के जवान मर्द हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं, इको कर रहे हैं, वही आवाज आ रही है जो उनके बड़े करते थे। मतलब बड़े जो हैं वो ये कंप्लेन करते रहे, अब यंग मैन वो भी यही कंप्लेन कर रहे हैं। लेमेंट का मतलब होता है कंप्लेन, मतलब यहाँ पर जिसको देखो यंग मैन हो तो वो भी कंप्लेन ही कर रहा है। और वो किसकी बुराई कर रहे हैं? अपने एल्डर्स की। पहले से ही धंधा चेंज नहीं कर दिया, आज हम भी इसी धंधे को सहन कर रहे हैं। मतलब वो ब्लेम कर रहे हैं अपने एल्डर्स को और वो एल्डर उनके एल्डर को बैठ के ब्लेम करते हैं। Now little has moved with time. हाँ, समय के साथ थोड़ा बहुत कुछ बदला है it seems in फिरोजाबाद. Years of mind numbing toil. Mind numbing toil मतलब years of deadly toil मतलब hard work. कड़ी मेहनत करने के कई सालों के बाद they have killed all the initiative and the ability to dream. अब उन्हें उनसे कुछ नया काम नहीं हो पा रहा, अब तो वो ड्रीम भी नहीं कर पाते। मतलब ये कैसा है? माइंड नंबिंग मतलब इतने सालों का चूड़ियों का काम कर करके अब उनका दिमाग और कुछ नया सोच पाता नहीं है। काफी हार्डवर्क किया है और लेकिन अब वो कोई नया इनिशिएटिव यानी कि कोई नई शुरुआत करने के लिए भी वो लोग तैयार नहीं है, ना ही वो ड्रीम कर पा रहे हैं। मतलब कैसा है कि कई सालों तक एक ही काम करते रहो, फिर आपको आकर कोई कहे कि ये बिजनेस बंद करके अब नया कुछ करना है, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतने सालों में टूट चुका है। अब आप कुछ नया करने सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं, अब तो कुछ नया करने के सपने भी नहीं आते, राइट? Why not organize yourself into a cooperative? और एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं स्टार्ट करते? एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है 10 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर 10 लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग सब साथ में हो जाएंगे ना तो काफी फायदा होगा, कोई उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने ऐसा यंग मैन का जो ग्रुप था उससे पूछा, who have fallen into the vicious circle of middlemen, और वो लोग विशियस मतलब एक चंगुल में फंस गए हैं। किस चंगुल में फंस गए हैं? मिडल मैन हु ट्रेप्ड देयर, और जिन्होंने फंसा रखा था उनके फादर और फोर फादर्स को। मतलब क्या है कि आप लोग ऑर्गेनाइज हो जाओ, यंग मैन से कहा। कभी आप इस ये जो चंगुल है मिडल मैन का, ये मिडल मैन क्या करता है? एक तरफ से वो लोग चूड़ियां लेके दूसरे को बेच देते हैं, खुद का फायदा करते हैं, बीच में वो ट्रेडर्स हैं। अब इसमें नुकसान किसका है? बैंगल मेकर का। सोचो कि अगर ये मिडल मैन को हम रास्ते से हटा दें और बैंगल मेकर डायरेक्टली अगर बेचे तो उसे 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो मिडल मैन ने पहले उनके फादरों को पकड़ रखा था, ट्रैप कर रखा था, उनके पूर्वजों को भी इसी तरह से ट्रैप किया। तो अब ये क्या चाहते हैं कि मिडल मैन को हटाओगे तो तुम्हें फायदा होगा और तुम लोग आपस में मिलके एक कोऑपरेटिव स्टार्ट करो। तो सामने वाले जो यंग मैन का ग्रुप है उनमें से एक आदमी बोलता है, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं तो वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस। हम ही लोग हैं जिनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बीटन मारेगी, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और हमें धक्का मार के जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। किसी ना किसी जुर्म का हम पर इलीगल चार्ज लगाए जाएंगे और हम ही को भुगतना होगा। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी मामला जब होता है, राइट, तो सबसे पहले जो गरीब होते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, तो उनके ऊपर ये कार्यवाही बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि उनको पकड़ के जेल में डाल देना, उनके साथ मारपीट करना, ये काफी आसान होता है। जो जनरली अमीर होते हैं तो उसको जेल ले जाने से पहले तो उसका वकील आ जाता है कि मैं इसकी बेल लेकर आया हूँ, तो उनको तो कुछ होता नहीं है।
तो कहने का मतलब अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो भी जाएं तो भी हम लोग इतना ही सही क्यों ना चले, लेकिन किसी ना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में हम लोग फंस जाएंगे। हाउल्ड का मतलब है वी विल बी कैरीड अप बाय द पुलिस। ड्रैग्ड का मतलब है वी विल बी पुश्ड टू जेल if we are doing for something illegal. They say there is no leader among them. हमारे अंदर कोई भी लीडर नहीं है, मतलब ये बैंगल मेकर में कोई भी लीडर नहीं है। No one could help them see things differently. कोई भी इंसान चीजों को अलग ढंग से देखने को तैयार नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी इंसान नई सोच वाला नहीं है। Their fathers are as tired as they are. उनके पिताजी भी उतने ही थक चुके हैं जितने वो खुद थक चुके हैं, मतलब બધા बिजनेस से कंटाળી ગયા છે। Now they talk endlessly in a spiral. जब वो बातें करने बैठते हैं तब बातों का स्पाइरल गोल गोल घूमता रहता है। किस पे से? That moves from poverty, पहले गरीबी की बात करते हैं, to apathy. apathy मतलब lacking interest. હવે તો આ કામમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી રહ્યો, કયા કામમાં? બેંગલ મેકિંગમાં। to greed, फिर अपनी लालच की बात करेंगे। and to injustice, कि हमारे साथ तो injustice ही हो रहा है, मतलब हम गरीब हैं, अब इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, पर इतना है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मकान बनाया है तो उसकी लालच में चलने दो, अगर हमने ये बंद कर दिया तो हमारे हाथ में जितना आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ना हो, पर हमारे साथ जो भी हो रहा है ऊपर वाला इनजस्टिस कर रहा है, ऐसा रोना इनके बातों में चलता रहता है। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। मैंने जब इनकी बातें सुनी तो राइटर को क्या लगा? राइटर को लगा कि मैंने 2 वर्ल्ड्स देखे। पहला, वन ऑफ द फैमिली caught into the web of poverty. एक तो फैमिली गरीबी में डूबी हुई है, burdened by the stigma of caste in which they are born. सबसे पहले तो उनके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है उनकी कास्ट का, जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं। कौन सी कास्ट में पैदा हुए हैं? तो बैंगल मेकर, यानी एक तो गरीबी, ऊपर से उनके ऊपर कास्ट का बर्डन आ जाता है कि पिताजी बैंगल मेकर थे तो तुम्हें भी बैंगल मेकर ही बनना है। स्टिग्मा का मतलब होता है स्टेन, स्टेन मतलब दाग, कास्ट का धब्बा लगा हुआ है। कौन सी कास्ट का? बैंगल मेकर वाली कास्ट का स्टेन, धब्बा लगा हुआ है, which they are born. The other a vicious circle. और दूसरी तरफ वर्ल्ड कैसा है? दूसरी तरफ कैसे लोग हैं? साहूकार, पैसे वाले, मिडलमैन जो इन्हें बेवकूफ बनाते हैं, पुलिसमैन जो इन्हें पकड़ के कभी भी जेल में डाल देते हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ जो कानून की रक्षा करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। ब्यूरोक्रेट मतलब ऊंचे ओहदे के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बड़े लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और पॉलिटिशियन मतलब एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। दोनों ने मिलकर एक अच्छा खासा बैगेज, बैगेज मतलब वजन, बच्चे पे रख दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ऐसा वजन वो कभी उठा के नीचे रख पाता नहीं है, मतलब बचपन से ही उसकी पढ़ाई वगैरह साइड पे रह जाती है और वो ये बैंगल मेकिंग के काम में पड़ जाता है। बिफोर ही इज अवेयर, उसे पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो गलत है, मुझे ये बैंगल मेकिंग नहीं करना, मेरी कुछ और इच्छाएं करने की। He accept it as naturally as his father. लेकिन उससे पहले वो अपने पिताजी की तरह इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। To do anything else would mean to dare. अगर आप कुछ बैंगल मेकिंग के अलावा करना चाहते हो, इसका मतलब आप कुछ नया डेयरिंग कर रहे हो। And daring is not a part of his growing up. लेकिन इनकी परवरिश में डेयरिंग तो होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी कास्ट में कोई डेयरिंग करता नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, लेकिन मुझे ये डेयरिंग का एक झलक किसमें दिखाई दिया? मुकेश में दिखाई दिया, ऐसा ऑथर ने कहा। I am cheered, मुझे काफी खुशी हुई। I want to be a motor mechanic, क्योंकि वो बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता, वो तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He repeats. He will go to a garage and learn. उसने कहा कि मैं एक गैरेज में जाके काम सीखूंगा। But the garage is a long way from his home. लेकिन गैरेज तो उसके घर से काफी दूर है। तो मैंने ऐसा पूछा तो सामने से उसने क्या जवाब दिया? I will walk. मैं चल के जाऊंगा। He insists. Do you also dream of flying an aeroplane? उसने पूछा राइटर ने कि क्या तुम कभी प्लेन उड़ाने का सपना देखते हो? He is suddenly silent. वो चुप हो गया। No, he says. नहीं, मैं ऐसा सपना नहीं देखता। Staring at the ground. और जमीन को वो घूर घूर के देखता है। क्यों? क्योंकि जमीन पे खड़े रहकर मैं जमीन पे रहने के सपने देखता हूँ, हवा में उड़ने के सपने में देखता नहीं हूँ। In his small murmur, there is an embarrassment that he has not yet turned into regret. मुंह में कुछ धीरे धीरे से बड़बड़ाता है। क्या बड़बड़ाता है?
कि मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी शर्मिंदगी अभी भी अफसोस में बदली नहीं है। मतलब मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारे लोग बैंगल मेकर का ही काम करते हैं, कुछ चेंज नहीं करते, लेकिन अभी भी मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं चाहूँ तो कुछ अभी नया करके दिखा सकता हूँ। आई एम एम्ब्रेस्ड बट देयर इज नो रिग्रेट। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड है, वो ड्रीम करता है कार्स के बारे में। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। जो कारें उसकी स्ट्रीट में, मतलब फिरोजाबाद के टाउन की जो स्ट्रीट्स हैं, उस पर वो चलती हुई तेज गाड़ियां देखता है, इसीलिए वो कारों के बारे में ड्रीम करता है। हर्टलिंग मतलब मूव फास्ट। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। एरोप्लेन बहुत कम गुजरते हैं फिरोजाबाद से। यानी राइटर ऐसा भी कहना चाहते हैं कि मुकेश का ड्रीम कैसा है, थोड़ा रियलिस्टिक है। मतलब कि उसने अपने टाउन पे स्ट्रीट्स में कारों को चलते देखा है, इसीलिए उसको कार मैकेनिक बनने का सपना आता है और वो ड्रीम करता है कार मैकेनिक बनने के लिए। उनके टाउन के ऊपर एरोप्लेन बहुत ही कम पास होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आसमान की तरफ उनका ध्यान इतना जाता नहीं है और वो प्लेन उड़ाने का कोई सपना देखता नहीं है। काफी टचिंग स्टोरी है अगर आप फील करें। और यहाँ पर दिखाया है कि इतने गरीब घर में रहकर भी वो लड़का बैंगल मेकर की जगह कुछ नया काम करने का उत्साह दिखा रहा है और वो ट्राई कर रहा है कि वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो दिस इज अबाउट द स्टोरी।